सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के नए समय आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारी प्राचीन भारत की जो सीरीज शुरू हुई है, इसके पहले के लेक्चर में हमने प्राचीन भारत के बारे में थोड़ा डिफाइन किया था आपको, और परिचय में आपको बताया था कि इतिहास क्या होता है और प्राचीन इतिहास को हम कैसे डिवाइड करते हैं और कैसे उसको पढ़ते हैं। तो इसकी सीरीज में हमने प्राचीन इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया था: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक 3 कालों में हमने प्राचीन भारत को डिवाइड किया था। और उसके थ्रू हमने सबसे पहला आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या था कि इतिहास का वो चरण जो पूरी तरह से पुरातात्विक साधनों पर आधारित था, जो पूरी तरह से पुरातात्विक साधनों पर आधारित था, लेकिन उसका कोई भी प्रमाण अभी तक किसी को नहीं मिला है। ठीक है, पुरातात्विक साधनों पर आधारित था प्रागैतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल था वो पूरी तरह से पुरातात्विक साधनों पर आधारित था, उसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। और इसके बाद प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, इसमें पुरा पाषाण काल में हमने भीम बेटिका आदि बताए थे आपको, और हैंड एक्स, क्लीवर इस पर आधारित थी, है ना। बेलन नदी की घाटी पर, बेलन नदी और शोहर नदी की घाटी पर ये व्यवस्था विकसित हुई थी। इसके बाद हम लोगों ने मध्य पाषाण काल पढ़ा था। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत बहुत छोटे छोटे औजार उपयोग किए जाते थे। जो मध्य पाषाण काल था उसके अंतर्गत बहुत छोटे छोटे औजार उपयोग किए जाते थे, जिनको हम लोग माइक्रोलिथ कहते थे। क्या कहते थे भाई? माइक्रोलिथ कहते थे। और इस काल में क्या हुआ था, कुत्ते और मनुष्य की साथ साथ अस्थियां प्राप्त हुई थी। कुत्ते की और मनुष्य की जो समाधि थी, इसको लोग कब्र बोलते हैं, वो साथ में ही मिली थी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कुत्ता उस समय का सबसे वफादार जीव था। जो कुत्ता था वो उस समय का सबसे वफादार जीव था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल में क्या हुआ, कृषि के प्रमाण मिले। मेहरगढ़ से कृषि के प्रमाण मिले। कोल्डी हवा इलाहाबाद में है, वो एक नव पुरातात्विक स्थल है जहां से भी कृषि करने के प्रमाण मिले थे। नवपाषाण काल के प्रथम उपकरण में टोन्स नदी के किनारे इसको विकसित किया गया। और उसका उस समय जो 1860 में लेमनेसियर नामक एक व्यक्ति था, लेनमेस्वियर, है ना, लेनमेस्वियर नामक एक व्यक्ति था जिसने नवपाषाण काल की खोज की थी। ठीक है, तो चिरांद था, हमने चिरांद बताया था, इसमें बुर्जहोम बताया था, कोल्डी हवा बताया था, है ना। इतने सारे पूरा चिरांद जो स्थल था वो बिहार राज्य में था। अब इसके बाद कुंभकारी जो थी, कुंभकारी इसी काल में विकसित हुई थी, कुंभकारी। और उसके बाद मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। जो मेहरगढ़ था जहां से कृषि करने का प्रमाण मिला मेहरगढ़ से, वहां के जो लोग थे वो बहुत ही उन्नत और विकास की ओर विकसित हो रहे थे। सबसे ज्यादा विकसित लोग मेहरगढ़ के ही थे। इसके बाद आता है जो नवपाषाण काल था, यहां से जीवन रेखा, है ना, जीवन यापन कैसे करते हैं इसका प्रमाण भी मिला था। यह प्रश्न पूछा गया है कि जीवन रेखा या जीवन यापन करने का प्रमाण किस काल की देन है, तो नवपाषाण काल की देन है। इसके बाद आता है प्रागैतिहासिक हो गया भाई, और अब आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल का जो सेशन था ये दोनों पर आधारित था, है ना, साहित्यिक और पुरातात्विक। यह है साहित्यिक और पुरातात्विक, यह साहित्यिक और पुरातात्विक, यह साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रमाणों पर आधारित था।
काल था ये साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आधारित था, जबकि इसके पहले वाला जो प्रागैतिहासिक काल था वो सिर्फ पुरातात्विक प्रमाणों पर आधारित था, उसका कोई भी सबूत या साहित्यिक प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक प्रमाणों पर आधारित था। लेकिन जो आद्य ऐतिहासिक काल है ये साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रमाणों पर आधारित है। इसके अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति विकसित हुई। और वैदिक संस्कृति हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति विकसित हुई। तो आद्य ऐतिहासिक काल से 2 पॉइंट आपको पता है कि यह जो आद्य ऐतिहासिक काल का जो सेशन था यह साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रमाणों पर आधारित था, और इसके अंतर्गत हम लोग हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बाद गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृति इस काल से संबंधित है। गैरित और कृष्ण लोहित संस्कृति भी इसी काल से संबंधित है। गैरित और कृष्ण लोहित संस्कृति भी इसी काल से संबंधित है। तो 3 पॉइंट आपके पास आ गए। पहला तो भाई साहित्यिक पुरातात्विक दोनों पर आधारित है, हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, गैरित और कृष्ण लोहित संस्कृति सभी आद्य ऐतिहासिक काल की ही देन है, आद्य ऐतिहासिक काल की ही देन है। ठीक है, और इसमें लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिली। भाई याद रखना, जो संस्कृति वगैरह थी वो लिखी तो गई थी, लेकिन इसमें लिपि, जो लिपियां होती है ना, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, है ना, तो इस तरह की जो लिपि होती है उनको नहीं पढ़ा गया। इसमें लिपियों को नहीं पढ़ा जा सका, ये जो आद्य ऐतिहासिक काल था इस सेशन में लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका था। ठीक है, जो भी लिपियां थी वो बिना पढ़े ही रह गई थी। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोगों ने ये अभी तक समझा कि यह दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आधारित था, एक साहित्यिक प्रमाण और एक पुरातात्विक प्रमाण। देखो, साहित्यिक प्रमाण से मतलब है कि आद्य ऐतिहासिक काल का जो सेशन था उसमें कौन कौन सी संस्कृति विकसित हुई, उसमें कौन कौन सी मतलब किताबें लिखी गई, और कैसे कैसे उसमें कल्चर, मतलब उसका जो कल्चर प्रोग्राम था, कल्चर उसका जो एनवायरमेंट था वो कैसे डेवलप हुआ, कैसे ये लोग ऐतिहासिक काल से आद्य ऐतिहासिक काल में संस्कृति को डेवलप कर पाए। लेकिन हाँ, डेवलप तो कर लिया है ना, संस्कृति बना भी ली, लेकिन उसमें जो लिपियां यूज की थी उनको ये पढ़ नहीं पाए, ये इनकी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति विकसित हुई। आगे यही चल के हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का आधार बनेगा, जो लोग पढ़ेंगे ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके अंतर्गत जो हड़प्पा सेशन आता है, फिर वैदिक सेशन आता है, फिर वैदिक के बाद हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद उसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद 4 वेद और 6 वेदांग की और 18 पुराणों की व्याख्या भी की गई थी। तो ये सब कहीं ना कहीं यहीं से आधारित है। लेकिन था क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में वो लोग लिपियों को पढ़ नहीं पाए थे, और यही आगे चलकर जो ऐतिहासिक काल आएगा उसी के अंतर्गत फिर ये लिपियां पढ़ी जाएंगी और इसी से ही वेद, वेदांग और पुराणों की व्याख्या की जाएगी। गैरिक और कृष्ण लोहित संस्कृति भी इससे संबंधित है, और याद रखना इसमें लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका था। ठीक है, लिपियां पढ़ी नहीं गई थी। इसके बाद आता है भाई ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ऐतिहासिक काल क्या है भाई? तो ऐतिहासिक काल था जो ये सबसे प्राचीन भारत का जो सबसे आखिरी वाला काल था, है ना। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल को हम लोग
अब डिस्कस करेंगे। तो इस काल को इतिहास काल उस काल की संज्ञा देते हैं जिसके लिए लिखित साधन उपलब्ध है। तो सबसे पहला भाई पॉइंट इसमें आया, इसमें लिखित प्रमाण मिले थे। इसमें लिखित प्रमाण मिले थे। ये जो काल था इसमें लिखित प्रमाण मिले थे। तो इसमें लिखित प्रमाण मिले थे और क्या हुआ था, इसमें मनुष्य को सभ्य बताया गया। इसमें मनुष्य को सभ्य बताया गया। इसमें लिखित प्रमाण मिले थे, इसमें मनुष्य को सभ्य बताया गया। ठीक है, प्रमाण लिखित थे, मनुष्य को कैसा बताया गया था, सभ्य बताया गया था। ठीक है, और इसके लिखित साधन भी उपलब्ध है। इसके लिखित साधन भी उपलब्ध है। ठीक है, जो ऐतिहासिक काल था लिखित प्रमाण मिले थे, मनुष्य को सभ्य बताया गया था और इसके लिखित प्रमाण भी उपलब्ध है। लिखित प्रमाण भी उपलब्ध है। ठीक है, और यह जो काल था, यह काल साहित्यिक व विदेशी स्रोतों पर आधारित था। साहित्यिक व विदेशी स्रोतों पर आधारित था। ठीक है, जो साहित्यिक और विदेशी स्रोतों पर आधारित था। जो ये ऐतिहासिक काल है ये साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत पर आधारित था। ठीक है, लेकिन इसके पहले वाला जो काल था आद्य ऐतिहासिक काल, वो सांस्कृतिक और पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित था। लेकिन इसके पहले वाला जो काल था वो पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित था। तो भाई पुरातात्विक, देखो तीन काल थे इतिहास के, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किस पर आधारित था, पुरातात्विक स्रोतों पर, पुरातात्विक स्रोतों पर। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक किस पे शामिल था, पुरातात्विक प्लस सांस्कृतिक स्रोतों पर। ठीक है, और ये किस पे शामिल था, ये पुरातात्विक प्लस विदेशी स्रोतों पर, पुरातात्विक प्लस विदेशी या साहित्यिक प्लस विदेशी स्रोतों पर, साहित्यिक प्लस विदेशी स्रोतों पर आधारित था। तो तीनों सेशन आपको पता है। सबसे पहले वाला है पुरातात्विक साधनों पर, दूसरा वाला है साहित्यिक साधनों पर प्लस पुरातात्विक साधनों पर, तीसरा वाला है साहित्यिक साधनों और विदेशी साधनों पर ये आधारित थे, ये आधारित थे। ठीक है, तो ये आपके तीन काल हो गए। तीन काल हमने आपको बताए हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें भाई ऐतिहासिक काल को याद रखना, ऐसा कौन सा सीजन था जिसके अभी भी प्रमाण, लिखित प्रमाण मौजूद है, ऐतिहासिक काल। मनुष्य को सबसे सभ्य बताया गया था। मनुष्य हो गया था कि वो होमो इरेक्टस से होमो सैपियंस बनने की ओर अग्रसर हो गया था। मनुष्य को सबसे सभ्य प्राणी बताया गया था। इसके लिखित साधन भी उपलब्ध है, लिखित प्रमाण के साथ साथ लिखित साधन भी उपलब्ध है। यह काल साहित्यिक और विदेशी स्रोतों पर आधारित था। ठीक है, तो यह काल साहित्यिक और विदेशी स्रोतों पर आधारित था। प्राचीन भारत की सीरीज में हमने प्राचीन भारत के तीनों पार्ट आपसे डिस्कस कर लिए। ठीक है, तीनों पार्ट आपसे डिस्कस कर लिए, और तीनों पार्ट कौन से, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक का। ठीक है, अब आता है भाई प्राचीन भारत के तीन महत्वपूर्ण स्रोत। स्रोत कौन कौन से हैं प्राचीन भारत के, जिससे हम प्राचीन भारत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत के स्रोत, प्राचीन भारत के स्रोत, प्राचीन भारत के स्रोत, प्राचीन भारत के स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के स्रोत। तीन स्रोत है भाई। पहला कौन सा है, पुरातात्विक स्रोत। पहला है पुरातात्विक स्रोत। दूसरा कौन सा है भाई, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत
और तीसरा कौन है? तीसरा भाई विदेशी यात्रियों पर शोध। विदेशी यात्रियों द्वारा शोध, विदेशी यात्रियों द्वारा स्रोत। ये तीन हमारे प्राचीन भारत के स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के स्रोत। अब देखो ध्यान से, हमने अभी आपको तीन पार्ट डिस्कस किए, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो जो प्रागैतिहासिक वाला काल था, प्रागैतिहासिक वाला काल था, वो सिर्फ पुरातात्विक स्रोत पर आधारित था, वो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत पर आधारित था। इसके बाद आया आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक क्या हुआ? साहित्यिक प्लस पुरातात्विक दोनों पर आधारित हुआ, ठीक है, साहित्यिक और पुरातात्विक। इसके बाद आया ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में क्या हुआ कि साहित्यिक, साहित्यिक प्लस विदेशी यात्रियों, साहित्यिक प्लस विदेशी यात्रियों के स्रोत, ये दोनों पर आधारित। ये तीनों जो हमने पार्ट पढ़े हैं, पुरातात्विक और पुरातात्विक साहित्यिक, ये तीनों अब हमने पढ़ेंगे स्रोत है क्या क्या, ठीक है। ये जो हमने स्रोत, जिन स्रोतों के आधार पर हमने प्राचीन भारत को का डेवलप किया है, प्राचीन भारत को पढ़ा है, वो एक्चुअली स्रोत है कौन कौन से और उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो भाई तीन स्रोत है, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के स्रोत, विदेशी यात्रियों के स्रोत, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि प्राचीन भारत के स्रोत क्या क्या है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हेडिंग, पहली है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। अब देखो पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत है क्या, और ये इसको हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं। देखो पुरातात्विक स्रोत के अंदर आता है अभिलेख, अभिलेख, अभिलेख हुआ, सिक्के हुए, और सिक्के जो कुछ स्पेशल सिक्के कुछ लोग चलाते थे, है ना, जैसे हो गया टका, हो गया टकसाल, हो गया। तो ये जो स्पेशल सिक्के चलते थे, है ना, एक लोकल एरिया में चलते थे, या वो के पूरे यूनिवर्स में एक ही सिक्का चलता था, लोकल में अलग चलता था। तो ऐसे स्रोतों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। और अभिलेख, इसमें पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले आता है अभिलेख, है ना। तो अभिलेख, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है? अभिलेख आता है, सिक्के आते हैं, मूर्तियां आती हैं, स्मारक आते हैं, भवन आते हैं, चित्रकला आती है और मूर्तियां, ठीक है, मूर्तियां, भवन, चित्रकला, है ना, सिक्के और अभिलेख, ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। तो इसको लिख लो भाई, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत भवन, मूर्तियां, चित्रकला, सिक्के, है ना, सिक्के, अभिलेख आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये जो पुरातात्विक स्रोत है, इसके अंतर्गत भवन, मूर्तियां, चित्रकला, सिक्के, अभिलेख आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब देखो है क्या, इसमें सबसे पहली हेडिंग है पूरा अभिलेख, अभिलेख, ठीक है, अभिलेख। अब ये अभिलेख क्या होते हैं? ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख ये स्तंभों, पाषाण शिलाओं, दीवारों आदि पर मिले हैं। प्राचीन भारत के
प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख, प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाणों, दीवारों आदि पर मिले हैं, आदि पर उत्कीर्ण हुए हैं, पाषाणों, दीवारों आदि पर उत्कीर्ण हुए हैं। जो मैक्सिमम अभिलेख होते हैं वो क्या होते हैं, सिल की चट्टानों में, दीवारों में, है ना, या पेड़ों में, है ना, पेड़ों में भी लिखावट आती है ना, वो ताम्र पत्रों में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ताम्र पत्रों में, ताम्र पत्रों में आदि में क्या है, इनका उल्लेख मिलता है, ताम्र पत्रों आदि में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया का बोगजकोई है। सबसे प्राचीन अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया का बोगजकोई है, बोगजकोई है। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा भाई, सबसे प्राचीन अभिलेख है बोगजकोई, बोगजकोई। कहां पर है भाई, कहां पर है, ये है मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया का एक बोगजकोई अभिलेख सबसे प्राचीन और सबसे पुराना अभिलेख है। ठीक है, यह लगभग 1400 ईसा पूर्व में मिला था। ठीक है, यह लगभग 1400 ईसा पूर्व मिला था। इसमें इंद्र, वरुण, नासात्य देवताओं के चित्र हैं, नासात्य देवताओं के चित्र हैं। ठीक है, इसमें इंद्र, वरुण, नासात्य आदि देवताओं के चित्र हैं। ठीक है, ये वैदिक देवता थे, ये सभी क्या थे भाई, वैदिक देवता थे, वैदिक देवताओं के चित्र हैं। ठीक है, तो देखो अभिलेख के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो अभिलेख होता है वो जो ये पुरातात्विक स्रोत जो है, पुरातात्विक स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, अभिलेख। देखो महत्वपूर्ण बिंदु ये क्यों है, क्योंकि क्या था उस समय जो अभिलेख था वो कभी भी मिटता नहीं है। अभिलेख क्या होता है, कभी भी नहीं मिटता है। साइंस ये बोलती है कि कार्बन 12 की वजह से हम इसको पढ़ते हैं, इसकी आयु का निर्धारण करते हैं। जो देखते हो ना कि 1400 ईसा पूर्व ये खोजा गया था, तो ये कैसे इसको डिस्कस किया जाता है भाई, 1400 ईसा पूर्व इसकी कार्बन क्रेडिट है ना, कार्बन क्रेडिट जो है उसके अंतर्गत हम इसकी कार्बन डेटिंग से इसकी आयु का निर्धारण करते हैं। और जो पृथ्वी की आयु है इसको हम यूरेनियम डेटिंग से निर्धारित करते हैं। तो अभिलेख महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक बार अभिलेख अटक गया, लिख गया ना, तो वो मिटता नहीं है ना, या तो फिर या उस पत्थर को या खत्म कर दो, है ना, लेकिन अभिलेख खत्म नहीं होता है। सिक्के आपके खत्म हो जाएंगे भाई, तुम्हारे पास सिक्के हैं, सिक्के खत्म हो सकते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है ना, लेकिन अभिलेख कभी भी खत्म नहीं होता है। अभिलेख क्या होता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। तो पुरातात्विक स्रोतों का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, अभिलेख। अब प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख जो प्राचीन भारत था उसके अधिकतर अभिलेख पाषाणों पर, दीवारों पर और ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण हुए हैं, मिले हैं। जो बहुत सारे अभिलेख है, पाषाणों मतलब पत्थरों पर, है ना, और दीवारों का मतलब दीवार, उस पे लिखावट, है ना, और ताम्र पत्र, इसके पहले आता था तांबे का पत्ता, ताम्र पत्र, उसमें भी ये लिखावट मिलती है। अभी आपने देखा होगा, अभी भी कोई ऐसे तांबे के लोटे आते हैं जिसमें लिखा होता है, तो उसको भी हम लोग अभिलेख ही बोलेंगे। या कभी कभी कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उसमें क्या उसमें थाली में या लोहे के उसमें लिख दिया जाता है ना, कुछ अपना, तो या भगवान का चित्र बना दिया जाता है, तो वो अभिलेख के अंतर्गत सब आते हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा था भाई, मध्य एशिया का बोगजकोई अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख था, और इसकी खोज लगभग 1400 ईसा पूर्व हुई। आप लोगों के मन में ये आता होगा कि 1400 ईसा पूर्व में जब कोई था ही नहीं तो भाई खोजा किसने, तो हमने आपको अभी बताया है कि ये जो अभिलेख होते हैं इनकी जो आयु का निर्धारण होता है वो कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है। तो उस कार्बन डेटिंग के अनुसार ही 1400 ईसा पूर्व में इसकी खोज हुई थी, और इसमें इंद्र, वरुण, नासात्य वैदिक देवताओं के चित्र बने हुए थे।
ठीक है। तो जितने भी वैदिक देवता थे जैसे इंद्र हो गए, वरुण हो गए, नशात्य हो गए, इनका वर्णन इस भोगज को अभिलेख में किया गया है, भोगज को अभिलेख में किया गया। ठीक है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। ठीक है। अब देखो वो तो विश्व के हो गए, अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, अशोक के हैं जो 300 ईसा पूर्व में शुरू हुए। कब शुरू हुए भाई? 300 ईसा पूर्व में शुरू हुए थे। और भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख है किसके? अशोक के। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग विश्व की बात करें, विश्व में सबसे प्राचीन अभिलेख विश्व में कौन सा है भाई? बोगज कोई। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बोगज कोई। कहां है भाई? ये सेंट्रल एशिया में है। इस अभिलेख में किसके चित्र बने हुए हैं? तो इस अभिलेख में इंद्र हो गया, वरुण हो गया, नासात्य हो गया, ऐसे वैदिक देवताओं के चित्र बने हुए। अगर आपको बोला जाए कि भाई भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख तो वो है अशोक के। ठीक है। अब बोलोगे अशोक में किसका वर्णन किया गया है? देखो अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें एक तो अशोक ने अपने खुद 14 अभिलेख शिलालेख बनाए थे, तो इन्होंने खुद अपना जीवन परिचय उसी में वर्णित किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो मौर्य, चूंकि अशोक मौर्य डायनेस्टी से था, तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी काम हुए थे या मौर्य साम्राज्य के समकालीन जितने भी साम्राज्य थे उसका इन अभिलेखों में अशोक ने वर्णन किया है। ठीक है। इसके बाद आते हैं मास्की गुर्जरा निट्टूर। मास्की गुर्जरा निट्टूर, मास्की गुर्जरा निट्टूर अभिलेखों में, निट्टूर अभिलेखों में अशोक का नाम वर्णित है। अशोक का नाम वर्णित है। चाहे वो मास्की अभिलेख हो, चाहे वो गुर्जरा अभिलेख हो, चाहे वो नेट्टूर अभिलेख हो। मास्की, गुर्जरा है ना, नेट्टूर है ना, और उदय गोलम, एक अभिलेख और नाम लिख लो भाई, उदय गोलम, उदय गोलम आदि अभिलेखों में अशोक का नाम वर्णित है। अशोक का नाम अशोक दिया गया है। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया भाई? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। लेकिन अशोक का नाम अशोक कहां दिया गया है? मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदय गोलम अभिलेखों में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो इसके बाद आता है भाई इन अभिलेखों में अशोक ने मतलब धर्म और राजत्व है ना, जो ये अभिलेख है, तो इसमें अशोक ने धर्म व राजस्व के सिद्धांत को अपनाया है। इसमें अशोक ने धर्म व राजस्व के सिद्धांत को अपनाया है। जो ये अभिलेख है, इन अभिलेखों में अशोक ने धर्म और राजस्व के सिद्धांत को अपनाया है। धर्म और राजस्व के सिद्धांत को अपनाया है। अब देखो अगर भारत की बात की जाए, सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व में खोजे गए। हाँ, अगर इसकी बात की जाए बोगज कोई की, तो ये 1400 ईसा पूर्व में आए थे भाई, 1400 ईसा पूर्व में आए थे। ठीक है। विश्व के सबसे पुराने बोगज कोई है और भारत का सबसे पुराना अशोक है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। इसमें अशोक ने धर्म और राजस्व के सिद्धांतों को अपनाया है। ठीक है। तो अशोक के जो भी अभिलेख हैं, अशोक के जो भी अभिलेख हैं, उसमें धर्म और राजस्व की बात की गई है। धर्म और राजस्व की बात की गई है। ठीक है। और अशोक की क्या है? अशोक की जो लिपि है, अशोक की लिपि थी ब्राह्मी। अशोक की कौन सी लिपि थी भाई? अशोक की लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है।
अशोक के अभिलेखों की लिपि, अशोक के अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की लिपि कैसी थी भाई? ब्राह्मण थी। ठीक है, केवल उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख खरोष्ठी में है, केवल उत्तरी पश्चिमी भारत के अभिलेख खरोष्ठी में है, केवल उत्तरी पश्चिमी भारत के अभिलेख खरोष्ठी में लिखे गए। अशोक के अभिलेखों की लिपि कैसी थी? ब्राह्मी थी। लेकिन उत्तर और पश्चिमी भारत के अभिलेख किसमें लिखे गए भाई? खरोष्ठी में लिखे गए। ठीक है, तो ये अशोक की लिपियां थी। अगर आपसे पूछे अशोक की लिपि कैसी थी भाई, तो अशोक की लिपि ब्राह्मी थी और उत्तर और पश्चिम भारत के अभिलेख के खरोष्ठी में लिखी गई थी। और जो खरोष्ठी लिपि थी ना, वो फारसी लिपि की भांति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि फारसी की भांति, फारसी की भांति कैसी थी भाई? दाईं से बाईं लिखी जाती थी। फारसी के भांति दाईं से बाईं लिखी जाती थी, दाईं से बाईं लिखी जाती थी। ठीक है, तो जो खरोष्ठी लिपि थी वो दाईं से बाईं थी और ब्राह्मी बाईं से दाईं, ब्राह्मी बाईं से दाईं, खरोष्ठी दाईं से बाईं लिखी जाती थी। और उत्तर पश्चिम प्रांत के अभिलेख ही खरोष्ठी में लिखे गए हैं। खरोष्ठी लिपि फारसी लिपि की तरह ही थी। फारसी लिपि कैसी थी? क्योंकि ये भी दाईं से बाईं लिखी जाती थी। लेकिन ब्राह्मी की अगर आप बात करोगे, ब्राह्मी, तो ब्राह्मी बाईं से दाईं लिखी जाती थी। ठीक है, थैंक यू।